चुप नहीं बैठूंगा। What is your name? मेरा नाम अजीमुल्ला खान है। तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। कैसा पेशवा? ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। उन सबको हारना होगा। जिनकी रग रग में नाइंसाफी है वो हमें क्या खाक इंसाफ दिलाएंगे? अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो सकते, मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। कहा, शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने के लिए था। अमित शाह कोल्हापुर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसभाएं और रैलियां। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने लद्दाख के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजनिवास में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं के दल ने औरंगाबाद से गया जिले में किया प्रवेश। आम लोगों ने अमुआ में बौद्ध भिक्षुओं के दल का गर्मजोशी से किया स्वागत। कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगिये के बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा की मेजबानी कर रहा है भारत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से की मुलाकात। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन को दी सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगा बर्दाश्त। सेंट्रल दमिश्क के काफ्र सूसा में इसराइल के रॉकेट हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। सीरिया की सेना ने कहा, राजधानी दमिश्क के बीचों बीच उमायत चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में हवाई हमले से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 115 रनों के लक्ष्य को दूसरे सत्र में 4 विकेट खोकर हासिल किया। 4 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बनाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक थीम पार्क बहुत खास होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक के जरिए इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐतिहासिक थीम पार्क का कंसेप्ट शायद मैं नहीं मानता एशिया में कहीं बहुत जगह पे होगा। शिव सृष्टि के निर्माण में तंत्रज्ञान और इतिहास, ये दोनों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। होलोग्राफी, प्रोजेक्ट मैपिंग, मिनिएचर्स, मोशन सिमुलेशन, 3D और 4D टेक्निक और लाइट एंड साउंड टेक्निक, ये सभी का अद्भुत सम्मिश्रण कर इतिहास को जीवित करने का ये प्रयास है। ये प्रयास निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के जीवन के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने इस अवसर पर शिवाजी महाराज के जीवन पर बात करते हुए कहा कि उनका जीवन सत्ता लालसा से प्रेरित नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन स्वधर्म और स्वराज के लिए संघर्ष का जीवन था, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से
किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वधर्म के प्रति निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वभाषा को महिमा मंडित करने का था और शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में इससे संबंधित आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे के शिवनेरी किले में आयोजित शिव जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। और आइए अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। मेघालय में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। स्टार प्रचारक सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। असली मुकाबला गारो हिल्स में चल रहा है। यहां 24 सीटें दांव पर हैं और यहीं से मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और वहीं मेघालय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसएफ ने बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल वेरिस्टो ने डीआईजी तुरा के साथ कालीपारा बॉर्डर आउटपोस्ट का जायजा लिया। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे है ये जीरो लाइन जो दोनों देशों को विभाजित करती है और पीछे है बांग्लादेश। ये बीएसएफ का कीलापाड़ा बीओपी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बीओपी है। 1971 की लड़ाई में कीलापाड़ा की जो पोस्ट है उसने अहम रोल निभाया था।
मेघालय में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है और मेरे साथ हैं बीएसएफ के डीआईजी हरमीत सिंह जी। आइए हम उससे बात करते हैं। कितना हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, अगर हम मेघालय की बात करें? मेघालय का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इट इज़ 443 किलोमीटर्स। टोटल 4026 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो उसमें से 443 किलोमीटर मेघालय स्टेट में पड़ता है। अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में बॉर्डर्स पे खास तौर से बांग्लादेश की तरफ से सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम करे गए हैं? सिक्योरिटी के खास इंतजामात में हमारा, आपको जैसे पता होगा कि बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारा एक 2011 में एक लैंड साइन हुआ था बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, जिसको कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के नाम से जाता है। तो इसमें नंबर एक तो हम नोटिफाई करते हैं इनको कि भी कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, जैसे ये इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसको बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बोला जाता है, बीजीबी छोटा नाम, तो वो अपनी तरफ भी इलाका डोमिनेट करना शुरू करते हैं। हम अपने इलाके में डोमिनेशन के लिए कुछ अपने ओपीज, पेट्रोल्स बढ़ाते हैं और इसके अलावा डेप्थ एरिया में भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। हम इंट एफर्ट में भी थोड़ी उसमें तेज़ी लाते हैं और थोड़ा उसमें और भी रिसोर्सेज कमिट करते हैं। इंट एफर्ट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि फ्री एंड फेयर पोल्स हो सके? बिल्कुल, इंट एफर्ट का तो ये है कि भी उसी से पिन पॉइंट हमें मिलेगा कि कोई बदमाश किस्म के लोग अक्रॉस द बॉर्डर से आके इधर किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। तो वो चीज़ें तो फिर हमें जानकारी होगी तो तभी पिन पॉइंट हम कोई एक्शन कर सकते हैं। हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में आप लोग काम करते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें इस मेघालय बॉर्डर की, तो किस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है? क्लाइमेटिक चैलेंजेस यहाँ पर अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो उसके चलते हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि जो ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। तो जैसे कि आपने सुना, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से मुस्तैद है। चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके लिए ये ड्यूटी है, एक फ़र्ज़ है देश के लिए, ताकि मैं और आप सुरक्षित रह सकें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और उसके लिए हमारी बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर से मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़। और बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में होने वाले विधानसभा मतदान से पहले चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता के साथ ही दुर्गम इलाकों में चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। किस तरह से नागालैंड में निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर का नागालैंड वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर आगामी 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। 60 विधानसभा वाले इस राज्य में लगभग 13,17,632 मतदाता हैं, जिसमें 6,61,489 पुरुष जबकि 6,56,143 महिला मतदाता है और साथ ही 7,981 सर्विस मतदाता हैं। इस चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। काफ़ी समय से, कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं। उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हुई तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़, ईवीएम नोडल ऑफिसर्स, इन सब की एक से भी ज़्यादा राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स कराई गई हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो सारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रूम्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट लेवल चेक तो 2 महीना पहले ही हो गया था। और अभी कमिश्निंग ऑफ द ईवीएम्स चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है जो टाइमलाइंस हैं, उस 10th को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल हो गया है। तो सारे ज़िलों में अभी कमिश्निंग भी हो रही है ईवीएम्स की। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की साइड से भी सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। फुल इलेक्शन कमीशन ने खुद भी यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा में आके विज़िट किया, सारी पोल प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया है।
नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, जिसमें एक सीट पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब 59 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए 2291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 525 पोलिंग स्टेशन जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सारी एजेंसीज के कलेक्टिव एफर्ट से ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अभी तक सीजर्स भी हुए हैं जब से इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रिपरेशन की तरफ से 305 कंपनीज ऑफ CAPF टोटल यहाँ पे डिप्लॉय होंगी इलेक्शन के लिए। उसमें से 75 कंपनीज तो जनवरी में ही आ गई थी सारे इलेक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को एडवांस प्रिपरेशंस के लिए, प्लस स्टेट पुलिस तो पूरी इन्वॉल्व है ही, पूरी मशीनरी। उसमें 305 में जो 75 तो एडवांस कंपनीज हैं, बाकी जो हैं वो अभी आना शुरू हो जाएंगी वेरी सून। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। और एक अच्छी चीज़ जो हम अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहेंगे कि नागालैंड में कुछ विलेजेस ने इवन अपनी तरफ से ही मीटिंग्स करके गाँव में विलेज काउंसिल जो बोलते हैं, जो पंचायत की तरह से है, उन्होंने मीटिंग्स करके सारे विलेजर्स से खुद ही रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हम लोग किसी भी तरह का प्रलोभन या मेल प्रैक्टिस को अपने विलेज एरिया में होने नहीं देंगे। चुनाव की निगरानी करने के लिए सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान शराब, कैश कहीं भी पकड़ा गया तो तत्काल कार्रवाई होगी। इसकी शिकायत सुनने और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें जिला स्तर के साथ ही इसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को एक ही चरण में होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सामने जहां एक तरफ निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को अधिक से अधिक घरों से बाहर निकालकर मतदान बूथ पर लाने की होगी। सहयोगी राजेंद्र जोशी और कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज, कोहिमा, नागालैंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने आज सुबह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को राजभवन में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल औरंगाबाद से गया जिले में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन और आम लोगों ने अमुआ में भ्रमण दल के सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दल के सदस्य 23 फरवरी तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। गौरतलब है कि कोरिया गणराज्य के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोग्य के बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा की मेजबानी भारत कर रहा है। सांगोल सोसाइटी की ओर से आयोजित ये पदयात्रा 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ से शुरू हुई है, जो बिहार होते हुए नेपाल के लुम्बिनी में संपन्न होगी। भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों की मधुरता और विश्व में महात्मा बुद्ध एवं शांति का संदेश फैलाने को लेकर ये पदयात्रा आयोजित की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह और इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि आज मैं नियाम संस्थान में आकर गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह बहुत अहम होता है। तोमर ने डिग्री लेने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। तोमर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में रोजगार की अनगिनत संभावनाएं हैं। नियाम एक ऐसा संस्थान है
जो शिक्षा भी देता है, जो रोजगार भी देता है और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से दुनिया के मानचित्र पर जितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर रैंकिंग होगी तो नियाम का भी नंबर उस क्रम में आएगा। मैं इस मौके पर भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति की सेवा संकल्प के 2 वर्ष होने पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से धरती को बचाने के लिए पौधरोपण करना होगा। पौधरोपण के लिए जनता को प्रेरित भाषण से नहीं, आचरण से करना होगा। धरती को अगर बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज के खतरे से, तो हमको वृक्षारोपण का महाअभियान चलाना पड़ेगा। बाकी उपाय भी करने पड़ेंगे, लेकिन एक काम है वृक्ष लगाना। हम भाषण दें पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ और खुद ना लगाएं तो मन में आए कि भाषण से नहीं, आचरण से सिखाना चाहिए। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक दिनांक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी 2023 को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक कार्य, और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने DD न्यूज से खास बातचीत की। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक दिनांक 24 और 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित की जाएगी। भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले दिनांक 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव आर्थिक कार्य भारत सरकार और उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में कल महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान के दर्शन करने के लिए घंटों तक लोग कतारों में लगे रहे। बताया जा रहा है कि 7 से 8 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 80 के दशक के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आते हुए देखा गया है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन बरामद किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के साथ प्रतिबंधित वस्तु भी मिली है, जिसके हेरोइन होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। पर्यटकों में स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं। पर्यटकों ने श्री सूर्य पहाड़ स्थित बौद्ध मठ, स्तूप, पत्थर की गुफाओं के उत्खनन और दशभुजा मंदिर को भी देखा। पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तकला प्रदर्शनी का आनंद भी लिया। बाद में ये क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा।
सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। आज बाइक रैली युवतियों को पुलिस से जोड़ने के लिए थी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि पुलिस को आम लोगों से जोड़ा जाए और लोगों में वर्दी के डर को दूर किया जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी का एहसास होने लगा है। शिमला में फरवरी में ही तापमान बढ़ गया है। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री के साथ फरवरी की सबसे गर्म रात रही, जो सामान्य से 11 डिग्री अधिक है। शहर में आखिरी बार 23 फरवरी 2015 को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित एक निराधार खबर फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुरक्षा बीमा शुल्क के रूप में 2000 रुपये का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की समीक्षा करते हुए इसे गलत बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा कि यह खबर पूरी तरह निराधार है और वित्त मंत्रालय ने इस पत्र को जारी नहीं किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने के अपने गैर जिम्मेदाराना कृत्य को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि सचिव ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। अगली खबर सीरिया से है। सीरिया में मध्य दमिश्क के काफ्र सूसा पड़ोस में एक इमारत पर इजरायली रॉकेट हमले में आज सुबह कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सेना के अनुसार हवाई हमले से राजधानी के बीचों बीच उमायद चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हमला ईरानी प्रतिष्ठानों के पास एक बड़े सुरक्षा परिसर के करीब किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। लगभग 1 दशक से इजराइल संदिग्ध ईरानी प्रायोजित हथियारों के हस्तांतरण और सीरिया में कर्मियों की तैनाती के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने इस तरह के हमलों के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हाल के वर्षों में सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया है और अधिकांश राज्य नियंत्रित क्षेत्रों में इसकी पकड़ है। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 115 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही। राहुल 1 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। रोहित शर्मा ने तेजी से 31 रन बनाए। वहीं कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 61 रन के आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्द ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और रेनशॉ को आउट करके अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। जडेजा ने एक ही ओवर में हैंड्सकॉम्ब और कमिंस को आउट किया। जडेजा ने इसके बाद नाथन ल्यान और मैथ्यू कोहेनमान को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत कर दिया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
भारतीय बैडमिंटन टीम ने एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। शनिवार को चीन के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कोई पदक जीता है। सेमीफाइनल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और एचएस प्रणय को अपने अपने एकल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के पहले मैच में चीन के लेई लैन शी और भारत के एचएस प्रणय आमने सामने हुए, जहां एचएस प्रणय को पहले गेम में 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे गेम में लैन शी के खिलाफ प्रणय ने वापसी करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे और अंत में दूसरा गेम भी 15-21 से गंवा दिया। इस तरह इस मुकाबले में एचएस प्रणय को 13-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। दिन का दूसरा मुकाबला महिला एकल में गाओ फांगजी बनाम पीवी सिंधु के बीच था। मैच के पहले गेम में पीवी सिंधु को 9-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे गेम में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और चीन की गाओ फांगजी के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा और उन्हें वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अंत में सिंधु ने दूसरा गेम 21-16 से अपने नाम कर लिया। तीसरे और निर्णायक मुकाबले में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर हावी नजर आए, लेकिन अंत में पीवी सिंधु को 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह इस रोमांचक मैच में पीवी सिंधु को चीन की गाओ फांगजी से 9-21, 21-16, 18-21 से शिकस्त मिली। एक अन्य मैच में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी का सामना चीनी जोड़ी झोउ हाओ डोंग और ही जी टिंग के साथ हुआ। 48 मिनट तक चले इस मैच में भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल मैच में चीनी जोड़ी को 21-19, 21-19 से करारी शिकस्त दी और भारत के लिए दिन की पहली जीत हासिल की। इसके बाद अगला मुकाबला भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीनी जोड़ी लिu शेंगसू और टैन निंग के बीच हुआ। भारतीय महिला जोड़ी ने इस रोमांचक मैच में चीनी जोड़ी को 21-19, 13-21, 21-19 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत और चीन 2-2 के स्कोर के साथ मैच में बराबरी पर आ गए। वहीं आखिरी और निर्णायक मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम था। इस मुकाबले में ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी जियांग झेनबांग और वेई याशीन के साथ हुआ। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में पहले और दूसरे गेम में चीनी जोड़ी हावी नजर आई और उन्होंने ये मैच 21-17, 21-13 से अपने नाम कर लिया। इस तरह भारतीय टीम को बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में चीन के हाथों हारकर कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। गौरतलब है कि भारत ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।